हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 4 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उन सभी पॉइंट्स पर, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 4 दिसंबर 2025 के वीडियो में हम लोग जो 2 और 3 दिसंबर के करंट अफेयर हमने पढ़े थे कल के वीडियो में, उसका रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो हमारा करंट अफेयर होता है, डेली करंट अफेयर, इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। जिस मासिक पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, प्रतिदिन आपको डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाती है, क्लास पीपीटी आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाती है। साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शेयर की जाती है और यहाँ पर प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ बेस्ट 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर यूपी स्पेशल तथा बिहार स्पेशल की जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दिसंबर महीने का पैकेज है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के पिन कमेंट में जाएंगे या फिर अन्यथा आप हमारे वेबसाइट पर या सीधे सीधे आप ऐप पर जाइए, वहां पर जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन होता है उस वीडियो लेक्चर के सेक्शन में आपको ये पैकेज, मासिक पैकेज दिख जाएगा, वहीं से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। महज 25 रुपए में इस मासिक पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर देखा जाए आपने कुछ हमारी किताबें परचेज कर रखी है घटना चक्र की, तो ऊपर क्यूआर कोड दिया होता है जिसमें लिखा होता है कैशबैक पाए, वो कैशबैक आपकी वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाता है। उस कॉइन का यूज करेंगे तो ये महज आप 18 रुपए 75 पैसे में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस मासिक पैकेज को, दिसंबर महीने के मासिक पैकेज को, यानी कि 2 रुपए, मतलब 2 चाय के मूल्य से भी कम में यहाँ पर देखा जाए आप पूरे दिसंबर महीने का मासिक पैकेज और इतनी सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले 2 और 3 दिसंबर की जो हमने चीजें पढ़ी हैं, कल की जो वीडियो में करंट अफेयर आया था, सबसे पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं, इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं ताकि आपकी चीजें भी दोहराती हुई चले। सबसे पहली खबर क्या थी, कल हमने देखा था आईसीसी अध्यक्ष जय शाह जो थे, इनको भारतीय और वैश्विक क्रिकेट में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए सीएनएन इंडिया 18, यहां पर देखा जाए सीएनएन न्यूज 18 के द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर 2025 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। दूसरी खबर हमने चर्चा की थी, जो प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे श्रीकंठैया उमेश, श्रीकंठैया उमेश, ठीक है। यहां पर देखा जाए कन्नड़ अभिनेता थे, इनका निधन हो गया था, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। 350 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए ऑस्कर विजेता ब्रिटिश नाटककार थे, स्क्रीन प्ले राइटर टॉम स्टॉपर्ड, टॉम स्टाफर्ड का भी निधन हो गया था, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। वहीं पर 30 नवंबर को विराट कोहली ने वनडे में अपना 52वां शतक लगाया था और उसके बाद देखा जाए कल जो मैच हुआ था, कल 3 दिसंबर को, वहां पर भी शतक लगाया और शतक लगाने के बाद ये 53वां शतक हो गया था, कल 53वां शतक लगाया था वनडे में। चलिए आगे देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और यहीं पर देखा जाए 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में देखा जाए 28 नवंबर को डीजीपी और आईजीपी की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस पॉइंट पर भी हमने चर्चा की थी। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो सम्मिलित हुए थे, ठीक है। तो याद रखना, डीजीपी आईजीपी का 60वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया था, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। वहीं पर हमने काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के बारे में चर्चा की थी, ठीक, काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के बारे में चर्चा की गई थी। यहां पर देखा जाए ये 2 दिसंबर को वाराणसी में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना था, ठीक है। आगे हमने चर्चा किया था भारत को पहली बार इंटरनेशनल आईडीए की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, स्टॉकहोम में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, इनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है। और पहली बार देखा जाए किसी भारतीय चुनाव आयुक्त को यहाँ पर इंटरनेशनल आईडीए का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए एक पॉइंट हमने और चर्चा की थी, यहां पर देखा जाए 9वां पॉइंट क्या चर्चा किया था, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव दर्जा पाने वाला एयरपोर्ट बन गया है, ठीक। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव दर्जा पाने वाला एयरपोर्ट बन गया। वहीं पर हमने रोहित शर्मा के बारे में चर्चा किया था कि रोहित शर्मा ने रांची में देखा जाए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला था, उसमें ओडीआई में शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज्यादा कितना 352 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया है, ठीक है। आगे देखें, एडमिरल संजय साधु 28 नवंबर 2025 को कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन
का पदभार इन्होंने संभाला था। ये पॉइंट नियुक्तियों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का पदभार किसने संभाला? संजय साधु ने संभाला था। ठीक है, आगे देखें, भारत 28 नवंबर 2025 को आईएमओ काउंसिल कैटेगरी बी में 154 वोट पाकर दोबारा निर्वाचित हुआ था और इस श्रेणी में सबसे अधिक वोट पाने वाला देश भी रहा था। ठीक है, वहीं पर हमने चर्चा किया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में, हर साल कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर के दिन। यहां पर देखा जाए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी की याद में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर देखें तो गृह मंत्रालय ने लाल किला कार विस्फोट मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता है माधव खुराना को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो लाल किला कार विस्फोट हुआ था उसमें विशेष अभियोजक किसको नियुक्त किया गया? माधव खुराना को नियुक्त किया गया था। आगे हमने चर्चा किया प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो पीएमओ कार्यालय जो है इसका नाम परिवर्तित कर सेवा तीर्थ कर दिया गया। ठीक है, और वहीं पर जो राजभवन था तथा राजनिवास, इसका नाम परिवर्तित कर राजभवन का लोक भवन और राजनिवास का लोक निवास कर दिया गया। ठीक, वहीं पर एक पॉइंट हमने चर्चा किया था, एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेलीकॉम आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए रिलायंस जियो के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग में मंडारिन ऑरेंज है, ठीक है, ये मंडारिन ऑरेंज था, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था और इसी के साथ ये पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का 11वां उत्पाद था जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। इस पॉइंट पर भी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा देखा जाए ये जो रेसबेट है, रेसबेट, इसको 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, और विश्व बैंक समूह ने देखा जाए आयरलैंड के पूर्व वित्त मंत्री हैं, नाम क्या था इनका? पास्कल डोनोहो को एमडी और चीफ नॉलेज ऑफिसर नामित किया है। नियुक्तियों के अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट पर हमने कल चर्चा की थी, कल के वीडियो में सारा पॉइंट एक बार हम लोगों ने इन शॉर्ट रिवीजन कर लिया ताकि आपका जो पिछला करंट अफेयर है वो भी तैयार होता रहे। अब हम देखते हैं आज अपने इस वीडियो में किन किन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखा जाए राइट्स को CEAI राष्ट्रीय पुरस्कार इंजीनियरिंग नवाचार और स्थिरता की परियोजना हेतु दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन की नई राष्ट्रीय रणनीति, ठीक है, यहां पर 2025 से 2030 तक के लिए जारी की गई आरबीआई के द्वारा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन जो कोलकाता में हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यटन मंत्रालय का अतुल्य भारत 2.0 पहल लॉन्च कर दी गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, अतुल्य भारत 2.0 पहल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास जो इकोवेरिन का 14वां संस्करण शुरू हो रहा है, इस पर हम लोग पॉइंट पर चर्चा करेंगे। LIC में रामकृष्ण चंदर नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो राष्ट्रीय नियुक्तियों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LIC के जो नए MD हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं, उस पर पॉइंट पर यहां पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पर्यटन संवर्धन हेतु देखा जाए तो भारत नेटफ्लिक्स गैर व्यावसायिक समझौता हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन हुआ है, इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो समिट जो कोच्चि में आयोजन हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता जो है ये 5.05 लाख मेगावाट हो गई है। पहली बार गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जो है ये आगे हो गई है जीवाश्म ईंधन क्षमता से, इस पॉइंट पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और एयर मार्शल जो तेजवीर सिंह है, इनको भारतीय वायुसेना में DG इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी नियुक्त किया गया है, इस पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फाइटर एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है DRDO के द्वारा, इस पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इंग्लैंड के पूर्व बैटन है रॉबिन स्मिथ, ठीक है, पूर्व बैटर है रॉबिन स्मिथ, इनका निधन हो गया है। साथ ही साथ भारत और रूस के बीच सैन्य समझौतों को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं जिन पे अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहां पर चर्चा करें, पहली खबर क्या है, राइट्स को CEAI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए राइट्स लिमिटेड को इंजीनियरिंग नवाचार और स्थिरता श्रेणी में CEA राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है उस परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना USBRL परियोजना जो थी, इसी के लिए जो राइट्स है इसको CEAI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए तो पुरस्कार 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित CEAI वार्षिक सम्मेलन 2025 के दौरान प्रदान किया गया। अगली खबर देखें, वित्तीय समावेशन के लिए नई राष्ट्रीय रणनीति 2025 से 30। ठीक है, यहां पर देखें तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इकोनॉमी के सेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए नई राष्ट्रीय रणनीति NSFI, ठीक है, यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30 के लिए
आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, इन्होंने जारी की है। इसे एफएसडीसी की उप समिति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस रणनीति का ढांचा पंच ज्योति पर आधारित है। अब ये पंच ज्योति के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पंच ज्योति है, इस पंच ज्योति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहली चीज है सबके लिए किफायती और सुरक्षित बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं। ठीक है, सभी के लिए किफायती और सुरक्षित बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं। दूसरा जो पंच ज्योति के अंतर्गत आता है क्या है, महिलाओं और कमजोर वर्गों को विशेष ध्यान के साथ जोड़ना। तीसरा क्या है, रोजगार, आजीविका और कौशल विकास को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। साथ ही साथ चौथा है लोगों को वित्तीय शिक्षा देकर सही बचत, निवेश और उधार की समझ देना। ठीक है, आगे चर्चा करें। पांचवा क्या है पंच ज्योति में, ग्राहकों के लिए बेहतर शिकायत निवारण और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये है पंच ज्योति के अंतर्गत 5 पॉइंट। जैसे पंचामृत आपने याद किया था, वैसे ही जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसको देखा जाए एकीकृत करते हुए ये 5 पॉइंट आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर है भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन। अब ये जो भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन कोलकाता में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखने, कहां पर इसका आयोजन हुआ था, तो भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन कहां पर, कोलकाता में आयोजित हुआ। और कोलकाता में कहां पर, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें थीम क्या है इसका, पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, डेमोग्राफिक ड्राइव्स ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इसका थीम था, यानी कि जनसंख्या, पर्यावरण और समावेशी विकास के आपसी संबंध पर फोकस इसका मुख्य विषय था। यहां पर चर्चा करें तो यह सम्मेलन IASP और राष्ट्रीय एटलस के विषयगत मानचित्रण संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए तो कार्यक्रम में इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो संस्थागत श्रेणी है इसमें सम्मानित भी किया गया, जिसका सम्मान UNFPA इंडिया की ओर से दिया गया था। ठीक है, अगली खबर देखें, अतुल्य भारत 2.0 पहल के बारे में चर्चा करें। ये जो अतुल्य भारत 2.0 पहल है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखा जाए अतुल्य भारत 2.0 पर्यटन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका मकसद विदेशी पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, भारत का प्रचार सिर्फ सामान्य तरीके से नहीं बल्कि थीम आधारित पर्यटन जैसे आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, वेलनेस पर्यटन आदि पर किया जाएगा। ठीक, यहां पर चर्चा करें तो इस पहल के तहत सरकार खास तौर पर महत्वपूर्ण स्रोत देशों और अन्य संभावित बाजारों को टारगेट करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत आए। और इसी वजह से देखा जाए ये भारत सरकार के द्वारा जो पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये अतुल्य भारत 2.0 पहल लॉन्च की गई है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के बारे में चर्चा करें। ये जो भारत मालदीव के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन, इसके पॉइंट्स क्या है चर्चा करते हैं। तो एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका 14वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है, 14वां संस्करण है। और कब से कब तक, तो ये 2 से लेकर 15 दिसंबर 2025 के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, तिरुवनंतपुरम केरल में भारत मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन किया जा रहा है, जो इस बार 14वां संस्करण आयोजित हो रहा है 2 से 15 दिसंबर के बीच में। ठीक है, इसमें भारत की ओर से गढ़वाल राइफल्स के 45 सैनिक और मालदीव की ओर से जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। एक्वेरियन देखा जाए तो दिवेही भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मित्र। एक्वेरियन का अर्थ क्या होता है, मित्र होता है इसका अर्थ। यहां पर देखा जाए तो ये जो एक्वेरियन अभ्यास है ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2009 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और बारी बारी से दोनों देशों में इसका आयोजन किया जाता है ताकि सैन्य सहयोग, आपसी तालमेल और मित्रता को मजबूत किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं, LIC के नए प्रबंध निदेशक के बारे में चर्चा करें। जो LIC है इसके नए प्रबंध निदेशक के बारे में चर्चा करें तो LIC ने रामकृष्णन चंदर को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है। वे 1 दिसंबर 2025 से पदभार उन्होंने संभाल लिया है। ठीक है, देखा जाए तो रामकृष्ण चंदर ने अपने करियर 1990 से AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में स्टार्ट किया था और हाल ही में उनके कार्यकारी निदेशक अंतरराष्ट्रीय परिचालन के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति से LIC को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यानी कि आपको याद ये रखना है कि LIC के नए MD कौन बने हैं, तो उनका नाम है रामकृष्ण चंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पर्यटन संवर्धन के लिए नेटफ्लिक्स समझौता। अब यहां पर देखा जाए पर्यटन संवर्धन के लिए जो पर्यटन मंत्रालय है उसने नेटफ्लिक्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ एक गैर व्यावसायिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य फिल्मों और वेब सीरीज जैसी सिनेमाई कहानियों के माध्यम से भारत के पर्यटन स्थलों का वैश्विक प्रचार करना है। ठीक, तो जो सिनेमा है, सिनेमा के माध्यम से पर्यटन का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखें तो इस सहयोग के तहत
गुजरात सहित देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि अधिक विदेशी और घरेलू पर्यटक भारत घूमने आ सके। ठीक है, तो याद रखना जो पर्यटन है, पर्यटन संवर्धन के लिए भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ समझौता किया है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए इसरो प्रमुख वी नारायणन, जो वी नारायणन है, इन्होंने तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब है जिसे अनंत टेक्नोलॉजीज ने स्थापित किया है। यहां पर देखें तो इसका उद्देश्य उन्नत नेविगेशन तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब कौन सा है। ठीक, तो यहां पर याद रखेंगे आप अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, ये है भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब। ठीक है, यहां पर चर्चा करते अगले पॉइंट पर, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट। ठीक है, जो 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट है, इसके बारे में चर्चा करें तो कोच्चि में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट 29-30 जनवरी को आयोजित होगा। ठीक है, 29-30 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी सीवीड उद्योग आयोजन में से एक है। यहां पर चर्चा करें तो कार्यक्रम में ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पर, तो भारत की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता ये बढ़ के कितनी हो गई है, 5.05 लाख मेगावाट हो गई है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं तो अक्टूबर 2025 का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है। अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित जो बिजली क्षमता है ये कितनी हो गई है, 5,05,023 मेगावाट हो गई है। ठीक है, इसमें नॉन फॉसिल फ्यूल की क्षमता कितनी है, यहां पर देखा जाए 2,59,423 मेगावाट, जो पहली बार देखा जाए फॉसिल फ्यूल के मुकाबले फॉसिल फ्यूल की क्षमता कितनी है, 2,45,600 मेगावाट, इससे अधिक है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से विद्युत जो क्षमता है वो ज्यादा है फॉसिल फ्यूल की अपेक्षा। ठीक है, यह दर्शाता है कि भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य के करीब धीरे धीरे पहुंच रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना में इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे सीधे आपको याद रखना कि जो तेजवीर सिंह है, तेजवीर सिंह ने भारतीय वायुसेना में महानिदेशक इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का पदभार संभाल लिया है। ठीक है, इससे पहले वे बांग्लादेश में एयर अटैची, नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ और एयर हेडक्वार्टर्स में असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, तो तेजवीर सिंह का नाम आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय नियुक्तियां है उस नियुक्तियों के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए फाइटर एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस टेस्ट के बाद देखा जाए जो फाइटर एस्केप सिस्टम है, ठीक, डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया और इस टेस्ट के बाद भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो फाइटर एस्केप सिस्टम रखते हैं अपनी सेना में। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये एक हाई स्पीड स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो खतरे के समय पायलट को सुरक्षित निकाल सकेगा। यहां पर चर्चा करें, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से इस टेस्ट को संचालित किया गया है और ये टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड के पूर्व बैटर रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है। पूर्व बैट्समैन है इंग्लैंड के रॉबिन स्मिथ, इनका निधन हो गया है। 1 दिसंबर को इंग्लैंड के पूर्व बैटर रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्मिथ को वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए जाना जाता था। स्मिथ ने 1988 से 1996 के बीच 62 टेस्ट मैच खेले थे। ठीक है, तो याद रखना है कि हाल ही में क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था, ऐसा सवाल पूछे तो याद रखिएगा इंग्लैंड के ये बैट्समैन थे। चलिए अंतिम खबर पे हम लोग चर्चा करते हैं। भारत और रूस के बीच सैन्य समझौतों को मंजूरी दे दी गई है। तो भारत और रूस के बीच में जो सैन्य समझौता है उसको मंजूरी दे दी गई है। चर्चा कर लेते हैं। तो 2 दिसंबर को भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते रेलोस को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। देखा जाए तो यह समझौता इसी साल 18 फरवरी को भारत और रूस के बीच किया गया था। चर्चा करें तो इसके तहत होगा क्या, इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल तथा एक्सचेंज कर सकेंगी। ठीक है, जैसे अमेरिका के साथ लेमोवा काम कासा है उसी तरीके से देखा जाए तो ये रूस के साथ समझौता किया गया है। पिछले हफ्ते देखा जाए रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के द्वारा संसद में इसे मंजूरी के लिए भेजा भी गया था। ठीक है, तो ये रहा आज का जो महत्वपूर्ण करंट है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को आपसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, मंडारिन ऑरेंज जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है वह किस राज्य का उत्पाद है। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक समूह का एमडी नियुक्त किया गया है। कौन है जिसे हाल ही में
विश्व बैंक समूह का MD नियुक्त किया गया है। तीसरा सवाल है जो चक्रवात दित्वा है, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ठीक है। चौथा सवाल है मित्र शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत किन देशों के साथ करता है? साथ ही साथ अंतिम सवाल है चक्रवात दित्वा के कारण आई बाढ़ के बाद भारत द्वारा बचाव कार्य हेतु श्रीलंका में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ये पांचों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।